अजय अपनी दोनों बहनों मनीषा और प्रिया को बहुत प्यार करता था और दोनों बहनें भी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थीं। लेकिन प्रिया मनीषा को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मनीषा प्रिया और अजय की सौतेली बहन होती है। मनीषा दिखने में भी काफी काली होती है, जिसके चलते ना ही तो प्रिया मनीषा को पसंद करती थी और ना ही प्रिया और अजय की माँ आरती। लेकिन अजय मनीषा के सौतेले होने के बावजूद भी अपनी दोनों बहनों को एक सा प्यार करता था। अजय जो भी चीजें लाता दोनों बहनों के लिए लाता, चाहे वो खिलौने हो या कपड़े। लेकिन इसके बावजूद भी प्रिया हमेशा मनीषा से उसकी सारी चीजें छीन लेती थी। मनीषा काफी भोली होती है, इसलिए वो प्रिया को कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और अब ये तीनों भाई बहन बड़े हो चुके थे। अरे ओ काली बैगन, किधर जा रही है ऐसे बन ठन कर? आज मेरा कॉलेज का एग्जाम है, मैं उसी के लिए जा रही हूँ। तू एग्जाम देकर करेगी भी क्या? तेरे काले रंग को देखकर तो तुझे कोई भी जॉब पर नहीं रखेगा। इससे अच्छा घर के कामकाज करना सीख ले, यही तेरे काम आएंगे। हमेशा इंसान की पर्सनैलिटी ही मैटर नहीं करती, उसकी पढ़ाई भी मैटर करती है। और मुझे भरोसा है एक दिन मैं पढ़ लिख कर खूब नाम कमाऊंगी। शायद तुम भूल रही हो कि इंसान को सपने उसकी औकात जितने देखने चाहिए, और तुम्हारी औकात कितनी है ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी। तो मेरी बात मान जाओ तो फायदे में रहोगी। प्रिया मनीषा को उसके काले रंग को लेकर ताने मार ही रही होती है कि तभी वहां अजय आ जाता है। चलो अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहाँ मिल गई। मुझे तुम दोनों और माँ से कुछ बात करनी थी। अब बेटा क्या बात करनी थी तुझे हम तीनों से? सेठ गिरधारी लाल जी है ना, उनके दोनों बेटों के लिए मनीषा और प्रिया के लिए रिश्ता आया है। वो मेरी दोनों बहनों को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सच में तू सच कह रहा है? अगर गिरधारी लाल के घर में मेरी बेटी की शादी हो गई तो मेरी बेटी तो रानियों की तरह रहेंगी। बेटा मुझे तो रिश्ता मंजूर है, लेकिन उनसे कह देना कि हम अपनी एक ही बेटी की शादी उनके बेटे से करवाएंगे। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद भी मेरी बेटी को इस काली मनहूस की शक्ल देखनी पड़े। माँ बस भी करो, कभी ये काले और गोरे रंग में भेदभाव करना बंद करोगी। उन्होंने कह दिया है कि अगर वो शादी करेंगे तो अपने दोनों बेटों की एक साथ करेंगे, वरना नहीं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी दोनों बहनों की शादी उसी घर में हो। लेकिन अजय बेटा, क्या ये काली उस घर की बहू बनने के लायक है? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर मेरी बहनों की शादी होगी तो दोनों की एक साथ होगी, वो भी एक ही घर में, वरना मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। आरती को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते दोनों बहनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जहां मनीषा अपनी शादीशुदा जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों को संभालती है, वहीं प्रिया पूरे दिन बैठकर बस घर में आराम करती थी। मनीषा के काम की वजह से मनीषा की सास शोभा उसकी हमेशा तारीफ करती, जिसे देखकर प्रिया को मनीषा से जलन होती है, जिस वजह से अब प्रिया मनीषा को शोभा की नजरों में गिराने की तरकीब सोचती है। ये साड़ी मुझे मेरी सास ने दी थी, मैंने आज तक इसे काफी संभाल कर रखा है। आज शाम की पूजा में यही साड़ी पहनने वाली हूँ। इससे काफी टाइम से रखा हुआ था तो इस पर काफी धूल जम गई है, इसलिए साड़ी को संभाल कर धो दो और याद रखना इस पर कोई दाग ना लगे। माँ जी आप फिक्र मत करिए, मैं साड़ी को संभाल कर धोऊंगी।
मनीषा वो साड़ी ले जाकर धोकर छत पर सूखने के लिए डाल देती है। पीछे से प्रिया आकर शोभा की सफेद साड़ी पर दाग लगा देती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। लेकिन मनीषा को इस बारे में कुछ नहीं पता। शोभा जैसे ही शाम को वो साड़ी पहनने वाली होती है तो उसकी नजर साड़ी पर लगे दाग पर पड़ जाती है, जिसे देखकर शोभा मनीषा पर बहुत चिल्लाती है। एक काम दिया था तुझे और वो भी काम तुझसे हुआ नहीं। जानती भी है कि मुझे मेरी सास ने ये साड़ी कितने प्यार से दी थी। मैंने आज तक इस साड़ी को संभाल कर रखा था, लेकिन तेरी वजह से ये साड़ी खराब हो गई। अब मैं ये साड़ी कैसे पहनूं? माँ जी, मैं नहीं जानती कि ये साड़ी कैसे खराब हो गई। मैंने तो इसे बिल्कुल संभाल कर धोया था। बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गलती की है तो उसे मान भी लो, समझी? मनीषा को डांट पड़ता देख दूर खड़ी प्रिया बहुत खुश हो रही थी। प्रिया अक्सर कुछ न कुछ गलती करती और उसका इल्जाम बेचारी मनीषा पर लगा देती, जिस वजह से शोभा मनीषा पर बहुत चिल्लाती। ऐसे ही समय बीतता गया और रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। रक्षाबंधन पर मनीषा और प्रिया का भाई अजय राखी बंधवाने के लिए उनके ससुराल आता है। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन ये मनीषा कहाँ है? रक्षाबंधन है ना, इसलिए वो रेडी हो रही होगी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। जब तक वो आती है तब तक तुम ही मुझे राखी बांध दो। प्रिया जल्दी से अजय को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी मनीषा किचन के कामों में उलझी होती है। प्रिया अजय से झूठ बोलती है कि मनीषा तैयार हो रही है। मनीषा जल्दी से सारे काम करके आ ही रही होती है कि तभी वहां प्रिया आकर उसे दूसरे कामों में उलझा देती है, जिसके चलते समय बीतता रहता है, लेकिन मनीषा कामों में ही उलझी रहती है। प्रिया, काफी समय हो गया है लेकिन मनीषा अभी तक नहीं आई। मनीषा शादी के बाद काफी बदल चुकी है। वो अब कोई भी घर में काम भी नहीं करती है, बस पूरे दिन बैठकर मेकअप करने और सजने संवरने में लगी रहती है। लगता है वो भूल गई है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। प्रिया अजय को मनीषा के खिलाफ भड़का रही होती है। बेचारी मनीषा कामों में उलझी होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया मनीषा की लाई गई राखी को छुपा देती है। मनीषा सारे काम खत्म करके जैसे ही राखी के लिए अपने कमरे में जाती है तो उसे वहां राखी नहीं मिलती, जिसके चलते वो काफी परेशान हो जाती है और रोते हुए अपने भाई के पास आती है। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे आने में इतनी देरी हो गई। मैं आपके लिए जो राखी लेकर आई थी वो राखी मुझे नहीं मिल रही। मैंने पूरा कमरा ढूंढ लिया, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको राखी जरूर बांध कर रहूंगी। मैं मेहंदी से आपकी कलाई पर राखी बनाऊंगी। मनीषा की बात सुनकर प्रिया जाकर चुपके से सारी मेहंदी के कोन गायब कर देती है, लेकिन प्रिया को ये नहीं पता होता कि उसे मेहंदी के कोन को छुपाते हुए अजय देख रहा होता है। बेचारी मनीषा पूरा घर ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी मेहंदी का कोन नहीं मिलता। काफी घंटे ढूंढने के बाद प्रिया को मेहंदी के कोन मिल जाते हैं, जिसके बाद प्रिया जाकर अजय की कलाई पर मेहंदी से राखी बनाकर अपना त्योहार मनाती है। भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे मेहंदी से आपकी कलाई पर राखी बनानी पड़ी। इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे तो खुशी है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। सच में आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। राखी ना होने पर भी तुमने मेरे लिए मेहंदी से राखी बनाई। चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। अजय की बात सुन प्रिया को बहुत बुरा लगता है
और कहीं न कहीं प्रिया को अपनी की गई हरकतों पर गुस्सा आता है। वो रोते हुए मनीषा से माफी मांगती है। मनीषा, ये सब मैंने जानबूझकर किया था, क्योंकि बचपन से ही भैया ने तुम्हें मुझ जितना ही प्यार किया था। तुम हमारी सौतेली बहन थी, इसके बावजूद भी भैया तुम्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन आज भैया की बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे माफ कर दो। प्रिया, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और मुझे मेरी बहन मिल गई। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। चलो अब अपने आंसू साफ करो। जिसके बाद मनीषा प्रिया को गले लगा लेती है और दोनों बहनों को गले लगता देख अजय भी उन्हें गले लगा लेता है। जिसके बाद अब दोनों बहनों के बीच में बहुत प्यार होता है और हर रक्षाबंधन पर दोनों बहनें मिलकर अपने भाई को राखी बांधती हैं और खुशी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं। हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस फर्क को हम ही मिटा सकते हैं। पारुल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम बहुत अमीर हो। तुम्हारे भाइयों ने पहले ही हमारे रिश्ते को मना कर दिया है। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे भाइयों ने इस रिश्ते से मना कर दिया तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आज ही हम भागकर शादी कर लेते हैं। पारुल ऐसा कहकर राहुल के साथ शादी कर लेती है। जिसके बाद राहुल उसे अपने गरीब घर में ले जाता है, जहाँ उसकी माँ और पिता और उसके 2 छोटे भाई बहन होते हैं। राहुल भैया, ये लड़की कौन है? अरे, तुम्हें नहीं पता? ये लड़की भाई की सेटिंग है, सेटिंग। ये सेटिंग क्या होता है? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और जाओ पढ़ाई में दिमाग लगाओ। ललिता पूजा की थाली लेकर अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करती है और राहुल से कहती है, राहुल, शादी के बारे में तुमने हमें बताया ही नहीं। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? राहुल अपनी माँ को पारुल की स्ट्रिक्ट फैमिली के बारे में बताता है, जिसे सुनकर ललिता को थोड़ा अफसोस तो होता है, लेकिन वो अपनी बहू पारुल को एक्सेप्ट कर लेती है। शादी के बाद से पारुल घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और सबके साथ घुल मिल कर रहने लगती है। यही नहीं, वह राहुल के दोनों छोटे भाई बहन को घर में बैठकर पढ़ाना भी शुरू कर देती है। तुम बहुत अच्छी हो भाभी और बहुत अच्छा खाना भी बनाती हो। थैंक यू भाभी। चलिए ना भाभी, आज आप हमें स्कूल छोड़ने चलिए ना। अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए चलती हूँ। पारुल उन दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। जब वह अपनी छोटी नंद और देवर को स्कूल छोड़कर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उससे उसके दोनों भाई मिल जाते हैं। वो उन्हें देखकर घबरा जाती है, लेकिन तभी उसके दोनों भाई उसके पास आते हैं और उसे गले से लगाकर कहते हैं, कहाँ थी तुम और ये तुमने क्या हालत बनाकर रखी है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है हमारे ऊपर क्या भी थी? हमने तुम्हारी शादी के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन अगर तुमने शादी कर ही ली थी तो एक बार हमसे मिलने तो आ जाती। अपने भाइयों का ये प्यार देखकर पारुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ममता में आकर अपने भाइयों से कहती है, मैंने इतना बड़ा जो कदम उठाया था, मुझे यकीन नहीं था कि आप दोनों मुझे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। वैसे कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है, आप दोनों मेरे घर जरूर आना। पारुल अपने दोनों भाइयों को रक्षाबंधन पर अपने घर पर बुलाने का इनविटेशन दे देती है, जिसके बाद वह अपने घर लौट आती है।
उसकी खुशी देखकर उसकी सास ललिता और उसका ससुर महेश उससे पूछता है, अरे जब से बहू घर के अंदर आई है मैंने पहली बार उसके चेहरे पर इतनी खुशी देखी है। अरे बहू, हमें भी तो बताओ, आखिर तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है? हाँ बहू, हमें भी तो पता चले, आखिर तुम इतनी खुश क्यों हो आज? आज मुझे मेरे भाई दिखे थे, उन्होंने मुझे गले से लगाया और उन्हें अब मुझसे कोई भी मनमुटाव नहीं है। और आपको पता है, राखी पर वो यहाँ मुझसे राखी बंधवाने के लिए आने वाले हैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। कम से कम अब तुम राखी का त्योहार अच्छे से मना तो लोगी। पारुल उस दिन बहुत खुश होती है। ऐसे ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और राखी का त्योहार आ जाता है। उस दिन पारुल के ससुराल में घर का राशन भी खत्म हो जाता है, ऊपर से उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं। आज मेरे दोनों भाई घर पर आने वाले हैं, घर में राशन भी नहीं है, मैं उनके खाने के लिए क्या बनाऊं? आज तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, बस कुछ चुनिंदा पैसे थे। उन पैसों से मैं राधिका के लिए राखी खरीद कर ले आया। अरे हम गरीबों के साथ यही तो होता है, हर दिन चंगे त्योहार दिन नंगे। राहुल ऐसा कहता ही है कि तभी वहां रंजीत और विक्रम आ जाते हैं। वो दोनों अपनी बहन का गरीब ससुराल देखते ही हैरान रह जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि राहुल की छोटी सी बहन बहुत सिंपल राखी उसके भाई के हाथ पर बांध रही होती है, जिसके चलते वो एक दूसरे से कहते हैं, अरे ये क्या, यहाँ पर इस तरह त्योहार मनाया जाता है? इससे अच्छा तो हम लोग हैं, हम कितना धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। अरे भैया, आप आ गए? चलो अच्छी बात है, आओ अंदर आ जाओ, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। पारुल अपने पति को भेजकर पड़ोस की काकी से दूध मांग लेती है और अपने भाइयों को अपने हाथ की चाय बनाकर देती है। वहाँ तो तुम घर के अंदर एक गिलास तक नहीं उठाया करती थी, और अब देखो इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम ही काम करती हो। मैं इस घर की बहू हूँ भैया, अगर मैं घर में काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? खैर आप ये सब छोड़िए, मैंने आपके लिए सेवई बनाई है, ये लीजिए, खा लीजिए। विक्रम और रंजीत पारुल के हाथों की बनी हुई सेवई को छूते तक नहीं है, जिसके बाद वह फॉर्मेलिटी के लिए अपनी बहन से राखी बंधवा लेते हैं और उसे गिफ्ट देकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पारुल को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति से कहती है, एक दिन, क्या एक दिन भी नहीं संभाल सकते थे आप? अरे अगर एक दिन अच्छे से कुछ कर देते मेरे भाइयों के लिए तो क्या हो जाता? मेरे भाइयों को यहाँ आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पारुल गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। तभी ललिता अपने बेटे राहुल से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पारुल बहुत समझदार लड़की है, वह तुम्हारी मजबूरी को जरूर समझेगी। ललिता का कहा बिल्कुल उल्टा होता है। अगले दिन से पारुल किसी से भी घर में ढंग से बात नहीं करती, ऊपर से वो किसी की भी एक नहीं सुनती। वहीं अगर उसकी सास उसे कुछ भी कहती तो वो उसे पलट कर उल्टा जवाब दे देती। मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो हर एक चीज का ठेका लेकर रखूं। अगर कोई काम समय पर नहीं हुआ तो आप खुद भी कर सकती हो, आइंदा मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। पारुल के इस बर्ताव से घर के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन फिर भी उससे कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन रात के समय राहुल अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे दो लड़के रोड पर खून में लथपथ बेहोश नजर आते हैं। जैसे ही राहुल उनके पास जाता है वो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़के और कोई नहीं
बल्कि उसी की पत्नी के भाई होते हैं। हे भगवान, ये क्या, इनकी तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं इनको अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊं। राहुल उन दोनों को किसी तरह अपने ही गांव के एक वैद्य के पास ले जाता है, जहां वो वैद्य उन दोनों का अच्छे से इलाज करता है। करीब 3 से 4 दिन बाद उन दोनों को होश आता है और वो राहुल को अपने सामने देख उसे अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताते हैं। पार्टी में अचानक से हमारे ही दोस्तों से बहस हो गई और उन्होंने हमें बहुत मारा, और मारने के बाद उन्होंने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में मीडिया तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए। मीडिया तक तो बहुत दूर की बात है। ये बात मैंने अभी तक तुम्हारी बहन को भी नहीं बताई। कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। राहुल उनका बहुत ख्याल रखता है। जब वो दोनों ठीक हो जाते हैं तो वो अपनी बहन से मिलने उसके गरीब ससुराल पहुंच जाते हैं। उस दिन राहुल घर पर नहीं होता और वो अपनी बहन को सारी सच्चाई बताते हैं। राहुल ने हमें बताया कि तुम उसके परिवार के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो। देखो बहन, जिस इंसान ने तुम्हारे दोनों भाइयों की जान बचाई वो बहुत महान इंसान है, और फिर तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है। तुम बहुत लकी हो। अपने परिवार को संभालो और इस तरह का बर्ताव हमेशा के लिए छोड़ दो। अपने भाइयों की ये बात सुनकर पारुल को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वह अपने ससुराल में हर किसी से माफी मांगती है, और उस दिन के बाद से वह अपने पति और उसके परिवार के साथ गरीब हालात में भी खुशी खुशी रहने लगती है।